करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन वेरियस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अर्थ पर वेरियस टाइप डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट को एनिमल से डिफर भी करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आज मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो इसके लिए अगर मैं आपको बेसिक्स की बात करती हूँ, जब हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करते हैं या मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया जाता है सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इनिशियली हम यहाँ डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अगर हम सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ऑटोट्रॉप्स मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, दे आर दी ऑटोट्रॉप्स, जस्ट लाइक ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप इन दी नेचर। बट जब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हेटेरो जो वर्ड आता है, हेटेरो का मतलब होता है अदर्स। ठीक है, तो हेटेरो जहां पे भी आप हेटेरो वर्ड पढ़ेंगे उसका मतलब होगा अदर्स। इसका मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है, वो रेडीमेड फूड उसको अवेलेबल नहीं है, या ये कह सकते हैं हम कि वो अपना फूड प्रिपेयर करने में सक्षम नहीं है। दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम दी अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। मैंने आपको बताया कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन हमें मिलने वाला है दे आर द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दे आर द हेटेरोट्रॉप्स, और वो जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है इट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब है जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन को किसी दूसरे एनिमल से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, इसीलिए इसे हमने बोला है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिसमें इस टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑब्वियसली उनको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप को अगेन डिवाइड किया गया 3 टाइप से। ठीक है, सबसे पहले होते हैं पैरासाइटिक्स, सेकंड होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और थर्ड होते हैं होलोजोइक। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसको अगेन डिवाइड किया गया 3 टाइप से। फर्स्ट वन इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन और लास्ट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि हम जितने भी अभी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अर्न। ठीक है, तो हम अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए अभी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं। जस्ट इट इज फॉर एन एग्जांपल। इसी तरह से पैरासाइट्स जो होते हैं, ये पैरासाइट्स लिविंग होस्ट से अपने फूड को ले रहे हैं। यहाँ पर जब मैंने बात की है होस्ट, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक प्लांट है और इस प्लांट पर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक प्लांट है और इस प्लांट पर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, और ये जो दूसरा प्लांट इस पर ग्रो कर रहा है ये पार्शियली उस प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है, अब पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये अपने वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर ये अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे
आप देखते हैं कस्क्यूटा अमरबेल, ठीक है। कस्क्यूटा इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन बिकॉज, क्योंकि हम नॉर्मली अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर दी ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर, ठीक है। वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर रहे हैं। तो जब भी प्लांट्स की बात आती है हम फटाफट से क्या बोलते हैं, अगर कोई आपसे पूछेगा अमरबेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो आपका सबसे पहला आंसर क्या जाएगा, ऑटोट्रॉपिक। लेकिन स्टूडेंट्स अमरबेल ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है। इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है ये हमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि अमरबेल जो है, ठीक है, वो अपने लिए अपने फूड को बनाने के लिए डिपेंड है किस पर, दूसरे प्लांट पर, इसलिए इसे कई बुक्स में पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, they absorb their nutrition from other living plants or animals. Just for example, Plasmodium, roundworm like Ascaris, leech, Cuscuta, ticks and tapeworm. देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं यहाँ पे राउंड वॉर्म एस्केरिस, ठीक है, नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी वगैरह खाते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि उनके पेट में कीड़े हो गए, ठीक है। तो वो जो कीड़े हैं दे ऑल आर द वॉर्म्स, ठीक है, जो कि उस बच्चे के अंदर ग्रो कर रहे हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। शायद इसी वजह से उस बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हाँ क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके स्टमक के अंदर ग्रो कर रहा है, उसके इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके फूड के लिए वो कॉम्पीट करेगा, ठीक है। देन लीच आप सबने सुना होगा, कस्क्यूटा अमरबेल इज अ पार्शियल पैरासाइट और पैरासाइट, टिक्स एंड टैपवर्म, ठीक है, दे ऑल आर द पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं टाइप ऑफ पैरासाइट्स, तो जब हम टाइप्स ऑफ पैरासाइट की बात करते हैं, देखो बच्चों, जब हम टाइप्स ऑफ पैरासाइट की बात करते हैं तो पैरासाइट्स को डिवाइड किया जाता है टू टाइप से, ठीक है। फर्स्ट वन इज द एक्टोपैरासाइट एंड सेकेंड वन इज द एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, नाम से समझ में आ रहा है, एक्टो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, एंडो मीन्स बॉडी के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के बाहर ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूं लाइस, है ना, बचपन में सबके बालों में हो जाते थे अक्सर, ठीक है। तो लाइस इज द एक्टोपैरासाइट। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने लीच की बात की, लीच इज द एक्टोपैरासाइट। और अगर मैं बात करूं एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बात की है, जो टैपवर्म होते हैं, जो एस्केरिस होते हैं, दे आर दी एंडोपैरासाइट्स, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो पैरासाइट्स है ये ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भगवान जी ने इनको कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर तो दिए होंगे जिससे कि ये उस बॉडी के अंदर सरवाइव कर सकें, किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर सरवाइव कर सके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि अगर एक्टोपैरासाइट्स जो होंगे, तो एक्टोपैरासाइट्स अगर बॉडी से अटैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अटैचमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे कि उस बॉडी पर अटैच हो सके। साथ के साथ उस बॉडी से अपने फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी उनके पास कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस होंगे। नॉर्मली पैरासाइट्स जो होते हैं बच्चों, उनमें हमें हुक या सक्कर्स मिलते हैं। हमें हुक्स या सक्कर्स मिलते हैं। हुक्स मतलब उसने क्या कर लिया, अपने आप को बॉडी से अटैच कर लिया, और सक्कर्स मतलब क्या करेंगे, ये जो सक्कर्स हैं ये उससे बॉडी से फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूं एक डायग्राम दिया हुआ है लीच का, है ना। लीच एक्सटर्नल पैरासाइट होता है एनिमल की बॉडी पर। यहाँ पर इसकी बॉडी पर हमें मिल रहे हैं पोस्टीरियर सक्कर्स और एंटीरियर सक्कर्स। डेफिनेटली ये जो सक्कर्स हैं ये होस्ट की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर एस्केरिस एंडोपैरासाइट है, ठीक है। तो इसमें एस्केरिस के बाद हमने बात की कस्क्यूटा या अमरबेल। अब देखिए कस्क्यूटा या अमरबेल अगर ये भी है तो इसमें भी कुछ ना कुछ भगवान जी ने एडेप्टेशन दिए होंगे, और कस्क्यूटा या अमरबेल पर हमें मिलते हैं हॉस्टोरिया। और ये जो हॉस्टेरिया होते हैं इसकी हेल्प से ये होस्ट प्लांट पर स्टिक हो जाता है, उस पर ग्रो करता है और वहां से अपने न्यूट्रिशन को लेता है।
तो दिस इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जहां पे हमने बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आएगी, सबसे पहली आएगी कि लिविंग जो होस्ट जो होता है वो लिविंग होता है। याद रखना है आपको ये पॉइंट, क्योंकि इसका ये पॉइंट जो है इसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अलग करेगा। जब हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है, जबकि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड लिविंग मैटर से लेता है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फूड डायरेक्टली लेगा, यहाँ पे डाइजेशन जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जाएंगे तो वहां कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करेगा। एंड द थर्ड वन इज, अगर हम देखें तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के लिए देयर आर सम एडेप्टेशंस प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिज्म, और वो जो एडेप्टेशन है दिस कैन बी हुक सकर्स, और जब हम प्लांट की बात करेंगे तो हॉस्टोरिया उस एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको दिख रहा होगा, they absorb organic matter from the dead and decay organism with the help of their enzyme like bacteria and fungi, ठीक है। अगर हम देखें बारिश के टाइम में आप सबने देखा होगा कि अगर वहां पर कोई ब्रेड खुली रह गई है तो उस ब्रेड पर धीरे धीरे फंजाई पार्टी करने लग जाती है, वहां पर कुछ ग्रीनिश या ब्लैकिश जमा होने लगता है, और थोड़ी दिनों बाद अगर हम देखें तो उसका डिके हो जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ब्रेड खराब हो गई। या फिर अगर आप कभी मार्केट से भी जाएं तो कई बार अगर पुरानी ब्रेड आपको दिख जाती है तो देखा होगा उसके कॉर्नर पर ब्लैक हो रहा होता है, वो फंगल ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि फंजाई जो होती है उसको ग्रोथ करने के लिए जो टेम्परेचर होता है, सबसे फेवरेबल जो टेम्परेचर होता है दैट इज लाइक रेनी सीजन, है ना। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो फंजाई बहुत अच्छे से वहां ग्रो करती है। तो अगर मैं देखूं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे हैं। मैंने आपको बोला यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट वन इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो होस्ट होगा दैट इज लिविंग, बट सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो होस्ट होगा वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर होगा। डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड ले रहा है। सेकेंड वन इज, हमने देखा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कुछ एडेप्टेशन है और वहां पर डाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, लेकिन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन होगा और उसके बाद उसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, एनवायरमेंट में मेनली सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, तो अगर हम देखें एनवायरमेंट में मेनली सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम देखा है, ये यहाँ पे दिखाया गया मशरूम को और यहाँ पे दिखाया गया है ब्रेड मोल्ड राइजोपस को। दे आर कॉमनली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। एगेरिकस मशरूम इज द एडिबल फंगस, है ना। नॉर्मली हम जब फंगस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, फंगस मतलब गंदी चीज, मतलब जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करती है, जो अनहाइजीनिक होती है। बट कुछ फंगस जो होती हैं, कुछ फंजाई जो होती हैं वो एडिबल होती हैं, एंड मशरूम इज द वन ऑफ देम, ठीक है। मशरूम एगेरिकस जो है एडिबल फंगस होती है। ब्रेड मोल्ड मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ब्रेड का, तो वहां पर जब ये ग्रो करती है, ठीक है, तो फंगल की बॉडी का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, फंजाई की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस बॉडी होती है और उसके सिंगल फिलामेंट को हम कहते हैं यहाँ पर हाइफी, ठीक है। फंजाई का जो सिंगल फिलामेंट होता है उसे हम कहते हैं हाइफी, और ये हाइफी आपस में मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। बस ये आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे हम फंजाई का लाइक रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बस मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हाइफी होते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड में इनके हाइफी जो है वो स्वेल हो जाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब स्पोरेंजियम रप्चर हो जाते हैं तो स्पोर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब मैं बात कर रही थी आपको कि कैसे फंजाई अपने फूड को लेता है। देखिए क्या होता है कि ये ब्रेड है, फंजाई ने यहाँ पर ग्रो किया और अब ये फंजाई यहाँ पर सिक्रेशन करेगी किसका, एंजाइम्स का, ठीक है। अब ब्रेड में क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, एंड स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है। हमारी बॉडी की किसी भी सेल को, किसी भी फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो जो फूड है वो अपने सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, तब तक ही वो सेल के अंदर जाएगा। अगर फूड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो सेल उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अब फंजाई क्या है, फूड के ऊपर ग्रो कर रही है ना, तो फूड को अपनी बॉडी के अंदर तो इंजेस्ट किया नहीं है उसने, क्या करेगी वो एंजाइम्स के थ्रू उसने क्या किया कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, इस कॉम्प्लेक्स फूड को उसने क्या किया है, सिंपल फूड में चेंज कर दिया। और इस सिंपल फूड के बाद ये फूड जो है ये सिंपल फूड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो क्या है कि फंजाई में फूड का जो डाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा। मैंने आपको बोला कि फंजाई डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करती है, और फंजाई का या सेप्रोट्रॉप्स का ये जो करेक्टर है ये उनको अलग कर रहा है किससे, पैरासाइट से, क्योंकि पैरासाइट जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं कहां पर, लिविंग होस्ट पर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि फंजाई में फूड का जो डाइजेशन हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, और उसके बाद वो बॉडी में फूड को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो फंजाई का ये जो करेक्टर है, कौन सा करेक्टर, कि उसमें फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। फंजाई का ये जो करेक्टर है ये उनको अलग करेगा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म से। हम आगे पढ़ेंगे। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फूड का डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, लेकिन फंजाई में फूड पहले डाइजेस्ट होता है और उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एक क्वेश्चन अक्सर आता है तीनों न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस लिखने के लिए आ जाता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और मुझे लग रहा है कि शायद आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि क्या मेन डिफरेंस तीनों न्यूट्रिशन में होता है। ठीक है, फंजाई की एग्जांपल, क्योंकि बार बार अगर मैं बोलूं तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी एज वेल एज सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कई बार ब्रेड मोल्ड का नाम ही पूछ लिया जाता है, तो ब्रेड मोल्ड का बॉटनिकल नेम जो होता है राइजोपस होता है। ब्रेड मोल्ड मतलब वो वाली फंजाई जो कि किस पर ग्रो कर रही है, ब्रेड पर ग्रो कर रही है, ब्रेड पर ग्रो करेगी। ब्रेड इज द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च को वो क्या किया, उसने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, सिंपल फूड सब्सटेंसेस में चेंज किया, और सिंपल फूड सब्सटेंसेस को वो एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी बॉडी के अंदर। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मैंने बोला जब डाइजेशन आउटसाइड द सेल हो रहा है उसके बाद ही वो क्या हो रहा है, फूड बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए हमने इस डाइजेशन को कौन सा डाइजेशन बोला है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। Saprotrophs secrete digestive enzymes on the dead and decaying organic matter. These enzymes break down complex substances into simple soluble substances which are then absorbed by the organism. अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अगर उनसे हम डाइजेशन की डेफिनेशन पूछ लें तो उसको भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं लिख पाते। बच्चों बहुत सीधी सी बात है कि जो प्रोसेस होता है डाइजेशन में आप याद रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सिंपल फूड सब्सटेंसेस में। ठीक है, और क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं थे। ठीक है, वो कैसे थे अभी तक, जैसे स्टार्च की मैं बात करूं, स्टार्च क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ना वाटर में, है ना। तो अगर वाटर में इनसॉल्युबल हो, डेफिनेटली ब्लड का भी मेनली जो पार्ट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। तो अगर वहां पे वो सॉल्युबल नहीं होगा तो जब ब्लड जहां पे ऑस्मोसिस या किसी भी मैकेनिज्म से सेल के अंदर जाएगा, ब्लड का जो कंपोजिशन है, जो न्यूट्रिशन है वो सेल के अंदर जाएगा, तो जब ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वो आगे तक जा ही नहीं पाएगा। इसलिए उस इनसॉल्युबल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। और क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो अभी तक कैसा था, नॉन
एब्जॉर्बेबल, अभी तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, लेकिन डाइजेशन के बाद वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्जॉर्ब फॉर्म में आ जाएगा, उसको आसानी से सेल के अंदर एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। तो दैट इज अ मेन पर्पज ऑफ डाइजेशन, ठीक है। मतलब हम बहुत सारी बार जब बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, क्यों हो रहा है डाइजेशन, तो उनका सिर्फ आंसर आता है मैम वो जो लार्ज फूड पार्टिकल थे वो स्मॉल फूड पार्टिकल में चेंज हो गया, दैट इज अ डाइजेशन। नहीं, डाइजेशन वो नहीं है। डाइजेशन का अगर मैं बोलूं मान के चलिए स्टार्च के इतने बड़े बड़े पार्टिकल हैं, और अगर वही स्टार्च के बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो गए, तो क्या इसे हम डाइजेशन कह देंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टार्च अभी भी स्टार्च ही है और वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ingest solid or liquid food, digest it, absorb the nutrients and remove undigested waste like amoeba and human। देखिए, इंजेस्ट करना मतलब होता है निगलना। जब हम किसी भी फूड पार्टिकल को इनसाइड द बॉडी निगल रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले जो फूड मटेरियल है उसका इंजेशन किया है, उसका इंटेक किया है, उसको खाया है, उसको बॉडी के अंदर पहुंचाया है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने बोला इंजेस्ट सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप हमने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल को हमने सिंपल और सॉल्युबल फूड मटेरियल में चेंज कर दिया, और उस प्रोसेस को हमने कहा है क्या, डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, हमने क्यों किया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, हमने किया है क्योंकि अब तक वो कैसा था, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, तो हमने उसको सिंपलर फॉर्म में इसलिए चेंज किया जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो नेक्स्ट क्या करेगा, अब वो एब्जॉर्प्शन करेगा। अच्छा, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों खाना खा रहे हैं, क्यों हमारी सेल इतना ज्यादा हार्डवर्क करके उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रही है, क्या कारण है बताइए। ऑफ कोर्स क्यों कर रहा है, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो, है ना, हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी की सेल्स की रिपेयरिंग हो जाए। और ये सब क्यों होगा, है ना, क्योंकि ये सब जो प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। हमने जो फूड खाया है उस फूड का हमारी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज में जब यूज हुआ है तो उसको हमने कहा है क्या, एसिमिलेशन, है ना। नॉर्मली आपने सुना होगा अपनी मम्मियों के मुंह से, हर मम्मी को अपना बच्चा वीक फील होता है, और अक्सर मम्मी ऐसा कहती है, खाता तो बहुत है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है तेरा, कहाँ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि हमने इंटेक जो फूड का किया है, उस फूड के इंटेक में या तो हमारी बॉडी प्रॉपर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या एसिमिलेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो एसिमिलेशन जब हम बोलते हैं, एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेबल फूड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। हमने जो हमारी सेल के अंदर जो फूड गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर बनाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, और यू कैन से इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसने अमीनो एसिड बनाया, अमीनो एसिड सेल के अंदर गया। अब वो सेल, आपको पता होगा कि जब वहां पर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो अमीनो एसिड के थ्रू ही प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब वो जो अमीनो एसिड सेल के अंदर गए हैं, वो अमीनो एसिड धीरे 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 आपस में जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, और वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोटीन को हमारी बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाएगा, है ना। यू नो, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, है ना। जब जिमिंग विमिंग करते हैं तो सबसे पहले बहुत ज्यादा हम प्रोटीन्स खाते हैं, मसल
केमिकल्स को बनाने के लिए, ठीक है, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स एसिमिलेशन के हो सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। अब क्या हुआ, अब हमने फूड को लिया, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, फूड वेरियस एक्टिविटीज में यूज भी हो गया। लेकिन मेटाबॉलिज्म का एक रूल होता है, जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट उसमें बनते ही बनते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमने यहाँ फूड को लिया है, उसको यूटिलाइज किया, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में फूड का कुछ सब्सटेंस ऐसा होगा जो कि वहां पर यूज नहीं हो पाया होगा, और उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हम जब बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। तो अब हम बात करते हैं यहां पर न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन के जैसा न्यूट्रिशन हमें वहां मिलेगा, अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें मिलता है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। साथ के साथ अमीबा इज ओमनीवोरस इन नेचर। ओमनीवोरस मतलब वो कुछ भी खा सकती है। आपको पता है फूड हैबिट्स के बेस पर अलग अलग टाइप से हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है, जस्ट लाइक हर्बीवोर, कार्निवोर एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर, जो कि हर्ब्स भी खा रहे हैं और कार्निवोर्स के जैसे फ्लैश या ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं। तो अमीबा जो होती है ओमनीवोरस होती है, होलोजोइक होती है। ठीक है, और इसमें फूड का डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि अमीबा में जो फूड का डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। कैसे होगा, अमीबा में भी फूड के डाइजेशन की वही स्टेप होंगी जो कि हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखी थी। ठीक है, अमीबा में जो फूड के डाइजेशन की जो स्टेप होती हैं वही इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंजेशन। क्या होता है कि जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, ठीक है, यहाँ फूड पार्टिकल अमीबा की सेल है ये, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, अमीबा को पता लग गया चलो भाई टारगेट आ गया है, शिकार आ गया है। अमीबा धीरे धीरे से उसके पास गई, इतना धीरे कि उसको पता ना लग जाए, और जैसे ही गई चुपके से अपने स्यूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, इट्स मीन उसने क्या किया, उस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर हमें मिला, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फूड कप। ठीक है, अब क्या होगा, स्यूडोपोडिया, अभी तो फूड पार्टिकल को तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ होने क्या वाला है, लेकिन अमीबा गई और अमीबा ने क्या किया, उस फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लिया, अपने चारों तरफ से उसे घेर लिया। क्या होगा कि ये जो यहाँ पे ये जो स्यूडोपोडिया है, ये स्यूडोपोडिया मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होकर यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से कट हो जाएंगे, वहां पर एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। यहाँ पे फूड वैक्यूल बनेगा। आपको शायद से पता होगा कि फूड वैक्यूल के साथ जब मिक्स होते हैं लाइसोसोम, ठीक है, फूड वैक्यूल के साथ जब लाइसोसोम मिक्स होते हैं तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैगोसोम। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है, आप सब जानते हैं लाइसोसोम जो होते हैं वो एनिमल सेल में डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो होते हैं उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं हमें, जो कि क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। तो अभी क्या हुआ, लाइसोसोम था, फूड वैक्यूल ने लाइसोसोम के साथ मिलकर वो जो स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फैगोसोम। फैगोसोम में क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हो गया। ठीक है, फूड का डाइजेशन होगा, यहाँ पे हम एसिमिलेशन दिखा नहीं सकते। अच्छा, एक और बात, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, अमीबा में जो डाइजेशन हो रहा है वो इंट्रासेल्यूलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने लेते कि एक ही सेल दी है,
ठीक है, तो जो भी डाइजेशन होगा, जो भी रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, सारी प्रोसेस एक ही सेल से होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइजेशन है, फूड का डाइजेशन इनसाइड द सेल हो रहा है। क्या हुआ, फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम मिक्स हुआ और उसने फेगोसोम का फॉर्मेशन कर लिया है, जहां पे फूड का डाइजेशन हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे एक और फूड वैक्यूल बनता है जिसमें कि रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है। ये वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला अभी आपको कि अमीबा की सेल थी, अमीबा की सेल में यहाँ पे फूड वैक्यूल में डाइजेशन हुआ, फेगोसोम बना है, फूड वैक्यूल है, फूड था, ठीक है, फूड सिंपलर जो है फॉर्म में टूट गया है। इसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगा। ये फूड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन हुआ क्या, क्यों है, जिससे कि फूड का क्या हो सके, एसिमिलेशन हो सके, अमीबा उस फूड को अपनी वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज कर सके। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने अभी आपको बोला जहां जहां पे मेटाबॉलिज्म होगी वहां वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा बनेगा जो कि वेस्ट होगा, जिसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो फूड वैक्यूल था, फूड जो इंपॉर्टेंट था वो तो डिफ्यूज हो गया, रिमेनिंग फूड इस फूड वैक्यूल में बचा हुआ है, वेस्ट मटेरियल आप इसको बोल सकते हैं। क्या होगा, ये फूड वैक्यूल जो उसको बोल सकते हो आप, रेजिडुअल वैक्यूल भी बोलते हैं उसे, ये अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो गया। ठीक है, और इसमें है फिल्ड, क्या भरा हुआ है इसमें, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हुआ और अब क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेगी मैं क्यों रखूंगी ना वेस्ट मटेरियल, मैं अपने पास वेस्ट मटेरियल नहीं रखूंगी। और जहां पे ये वैक्यूल उसके साथ अटैच हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां से हो जाती है क्या, रप्चर हो गई और उस फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा। मैंने वो डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, जिससे कि मैं दिखा सकूं कैसे रप्चर हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये फूड मटेरियल बॉडी से बाहर गया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं इसे, एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग। इसका मतलब अगर इसको एक्सोसाइटोसिस कह रहे हैं तो जब अमीबा ने फूड पार्टिकल लिया होगा तो उस प्रोसेस को भी तो कुछ बोला होगा। ठीक है, तो अमीबा ने जो फूड पार्टिकल लिया है उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फेगोसाइटोसिस। इंटेक किया तो फेगोसाइटोसिस से, बाहर निकाल दिया एक्सोसाइटोसिस। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बता देती हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मटेरियल वहां से चला जाएगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इंटेक की मेथड अलग अलग हो सकती है। जैसे पैरामीशियम में देखूं तो पैरामीशियम में एक ओपनिंग होती है जिसकी सरफेस पर सीलिया मिलते हैं, उससे वो अपने फूड पार्टिकल को इंटेक करता है। एब्जॉर्प्शन किया अमीबा ने, द डाइजेस्टेड सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास आउट of food vacuole into the surrounding cytoplasm in human. Absorption of digested food into blood occurs. Assimilation means utilization of food in the body of organism. The absorbed food material are converted into various constituents of the protoplasm, including food reserve. Egestion, it is throwing of undigested component of food out of the body. In amoeba, the old food vacuole with heavier undigested material reaches the rear end, passes to the surface, fuses with surface membrane and throws out the undigested base material, and this process is known as egestion. ठीक है बच्चों, तो this is all about nutrition in animal and nutrition in amoeba. कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। सबसे पहला, डिफाइन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेम 2 ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ nutrition. The mode of nutrition in which the organism get their food from the living host is known as the parasitic nutrition, and the example of parasites are leech, ascaris. You can write down the amarvale also. Differentiate between autotrophic and heterotropic nutrition with example. आप कर सकते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी क्लास की तो आपको बताया था व्हाट आर द हेटेरोट्रॉप्स एंड व्हाट आर द autotrophs. Explain the process of nutrition in amoeba with the well label diagram. बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट इज अ होलोजोइक। अमीबा ओमनीवोर है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। तो अमीबा अगर हम बात करें तो फूड का डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए अमीबा में जो डाइजेशन होता है दैट इज इंट्रासेलुलर। ओके, तो ये बात हो गई हमारी न्यूट्रिशन इन अमीबा and nutrition in animals. Goodbye.